क्लब के जाबाज डॉक्टर सतीश साक्य जी, मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके मार्गदर्शक सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय महासचिव शत्रुघ्न सिंह साक्य साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में कानपुर से राजीव मौर्य जी, अभी मैं सुन रहा था कुछ समय पहले रामचंद्र लोधी साहब को बड़ी ही ऐतिहासिक बातों को बड़े साधारण ढंग से आप प्रस्तुत कर रहे थे और साथ में शोरों से आई माननीय सरिता साक्य जी, जिनके बारे में हमारे संचालक महोदय ने स्वर कोकिला कहा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अब ये उपनाम उनका बदलकर क्रांतिकारी कोकिला बहन कर देना चाहिए। किसी जमाने में स्वर कोकिला रही होंगी मैडम, लेकिन आज जिस तरीके से अपने विचार को प्रस्तुत कर रही थी, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई बच्ची, कोई बहन या कोई हमारा भाई इनके वक्तव्य को सुन के शांत रह सकता हो। जरूर वो धम्म के कार्य को करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देगा। और हमारे बीच डॉक्टर अजीत साक्य जी, बड़ा प्रसन्नता हुई आपको एज ए डॉक्टर नहीं बल्कि तीसरी पीढ़ी के धम्म के संवाहक के रूप में मैं आपको देखता हूं। जैसा कि आपने बताया कि 1970 में आपके दादाजी ने, बाबा ने इस धम्म की शुरुआत आधुनिक भारत में इस क्षेत्र में की थी, तो आज आप तीसरी पीढ़ी के संवाहक हमें मिले। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी पूर्वजों की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला योग्य व्यक्ति उस परंपरा को आगे बढ़ाए। अन्यथा होता क्या है कि जैसे हमारी आने वाली पीढ़ियां कुछ सक्षम होती हैं, अपने आप को वैज्ञानिक समझने लगती हैं या अपने आप को महान समझने लगती हैं और इतनी गुरूर में हो जाती हैं कि वो ये कहती हैं कि हमारे पिताजी तो ऐसा करते थे, हम अब वो काम नहीं करते। लेकिन आपने अपनी वंश परंपरा की नींव को आगे ही नहीं बढ़ाया बल्कि कायम रखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। माननीय पुष्पेंद्र कुशवाहा जी, आपको भी मैं जब अंदर हम लोग बात कर रहे थे तो आपने भी बहुत अच्छी बात बताई कि गंज डुंडवारा में भी आपने बहुत अच्छी तथागत बुद्ध की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जो धम्म कार्य किया, बहुत अच्छा लगा जान के। सामने पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी और दिल्ली जैसी राजधानी से चल के आए हुए महिलाएं और बच्चे, जिनका प्रदर्शन देख के मैं बहुत अभिभूत हूं, बहुत खुश हूं कि दिल्ली जैसी चकाचौंध में भी भारत की संस्कृति के बारे में सोचने और उसकी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए ऐसा सोच के आए हैं दिल्ली के लोग। तो दिल्ली के लोगों के लिए आप लोग विशेष ताली बजाइए। वो बेटा सबसे योग्य होता है जो बड़े शहरों में, मेट्रो सिटी में जाके भी अपनी संस्कृति और सभ्यता को कायम रखता है। तो
तो ऐसी सम्राट अशोक क्लब दिल्ली की टीम है, जहां से बातें हम लोगों की, हम लोग तो ग्रामीण अंचल में रहते हैं, मैं तो छत्तीसगढ़ अंचल में रहता हूं, बहुत सुदूर जंगल है वहां, लेकिन जब भी दुनिया से जुड़ने का अवसर आता है तो वो माध्यम हमारा दिल्ली ही बनता है। राष्ट्रीय महासचिव सर बैठे हुए हैं, बखूबी समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। और दिल्ली के लोग यहां आके बैठे हैं, इस कार्यक्रम में शरीक हुए, लेकिन कुछ दिल्ली के लोग राजधानी में भी अंतरराष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा का नेतृत्व संभाल रहे हैं, इसलिए दिल्ली के लोगों को फिर से जो वहां संभाल रहे हैं उनको भी बधाई। साथियों, ये कासगंज का जो क्षेत्र है, एटा का जो क्षेत्र है, पहले तो एटा में था, कासगंज आप लोग भी जानते होंगे, जो नए बच्चे हैं वो शायद नहीं जानते होंगे। ये कासगंज और एटा दोनों एक ही था, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसको अलग बांट दिया गया। प्रशासनिक कारणों से का मतलब कि आपको बहुत से शासन प्रशासन की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, तो सरकार क्या करती है, जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसको अलग अलग जिलों में विभाजित कर देती है, ताकि यहाँ का डीएम अलग हो, कलेक्टर अलग हो, वहां का डीएम कलेक्टर अलग हो, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जो शासन प्रशासन की सुविधाएं हैं वो आम जनमानस तक पहुंचे। और बड़ा गर्व का विषय है कि इस कासगंज एटा क्षेत्र में तथागत बुद्ध आए और यहाँ पे उन्होंने 12वां वर्षावास, 12वां ही दिया था अगर मैं शायद ना बोल रहा हूं तो, 12वां वर्षावास वैरंज सुत्त का देशना उन्होंने अतरंजी खेड़ा वैरंजा में दिया, और वो परंपरा चलती रही। मौर्यों ने जब 137 साल तक भारत में राज किया, तो वो भी आप ही के क्षेत्र से होके काबुल और कांधार जाते थे। ये वो भूमि है जहां पे बुद्ध ने देशना दी, वो भूमि भी कासगंज और एटा की है। और ये जो संकिसा जिसे देख रहे हैं, जिसे अभिधम्म की भूमि बुद्ध जगत में कहा गया, वो भी कासगंज और एटा का ही क्षेत्र है। तो मैं अभी जो बता रहा था आप लोगों को कि प्रशासनिक कारणों से जिले बदल दे, अलग अलग हो जाते हैं, तो ये लेकिन क्षेत्र ये वही है जहां पे कभी तथागत बुद्ध अभिधम्म की देशना देते थे, जहां वैरंज सुत्त की देशना देते थे, और उस परंपरा को मौर्य राजाओं ने आगे बढ़ाया। और इसी मार्ग से मात्र यहां से 30 किलोमीटर दूर जीटी रोड है, उस जमाने में ये उत्तरा पथ हुआ करता था, और जब पाटलिपुत्र से मौर्यों की सेना चलती थी तो उसके पथ चिन्ह आपके गांव तक भी सुनाई देते हैं। तो यहां बैठे हुए कासगंज एटा क्षेत्र के लोग साधारण लोग नहीं हैं, जिन्होंने बुद्ध की देशना भी सुनी और मौर्य राजाओं के पद चिन्हों की आवाज भी सुनी कि पूरी दुनिया में हम धमक दिखा सकते हैं कि अगर बुद्ध के संदेशों के माध्यम से अगर आप नहीं समझे तो हम मौर्यों की सेनाओं से काबुल और कांधार तक लौट डालेंगे। और बहुत सी विरासत यहां पड़ी हुई है। अभी मैं कुछ दिनों पहले विल्सर एक जगह है, शायद वो एटा में पड़ता है या इस एटा में पड़ता है, वो बहुत पास में ही है आप लोगों के। वो पूरा गांव, पूरा का पूरा गांव बुद्ध विहार, बुद्ध स्तूप पे बना हुआ है। और मैं तो हतप्रभ हो गया वहां जाके, क्योंकि हमने बहुत से पुरातात्विक स्थलों का निरीक्षण पूरे भारत में किया है, लेकिन आज तक हमें कोई ऐसा गांव नहीं मिला जिसके पूरे गांव की नींव की ईंटें मौर्यकालीन ईंटों से सुसज्जित हो।
आप लोग जाके देखिएगा, वहां पे पूरा गांव ही मौर्यकालीन ईंटों से बना हुआ है। आज के समय में भी हर गांव के नींव की ईंट में आप देखिएगा तो स्तूप, कितना विशाल स्तूप रहा होगा कि उस स्तूप की ईंटें वहां लोगों ने अपने घर की दीवारों में चुनवा रखा है। देख के दुख होता है, मन बड़ा दुखित होता है कि ये भूमि जो वैरंजा की भूमि है, जो अभिधम्म की भूमि है, और इस भूमि पे न जाने कितने बुद्ध विहार, न जाने कितने अरहतों के स्तूप होंगे, और स्तूपों को कितनी निर्दयता से लोगों ने तोड़ा होगा, उन्हें बिखेरा होगा, तब जाके पूरा गांव उन स्तूप के ईंटों से बना हुआ है। लेकिन वो किसी अरहत का स्तूप रहा होगा। महान भिक्षु को अरहत कहा गया है बुद्धिज्म में। लेकिन समय बदलता है। इसी भूमि पे ह्वेनसांग आए। भारत के लोगों को बुद्ध के बारे में नहीं पता हो, लेकिन दुनिया को तो पता था, तभी तो ह्वेनसांग आए हैं भारत में। फाहियान आए हैं। फाहियान लिखते हैं यहाँ के बारे में कि यहाँ पे उन्होंने हर 20 से 30 किलोमीटर पे एक न एक बुद्ध विहार या बौद्ध अवशेष देखे। हर 50 किलोमीटर पे सम्राट अशोक महान द्वारा जीर्णोद्धार किए हुए या तो स्तूप देखे उन्होंने, या तो बुद्ध मंदिर देखे। और हर 200 किलोमीटर पे उन्होंने अशोक स्तंभ देखे। आपके बगल में शंकिसा में गज स्तंभ है, बहुत से लोग देखे होंगे। एक और स्तंभ था यहाँ पे, लेकिन वो स्तंभ की चर्चा ह्वेनसांग ने जरूर अपनी डायरी में किया है, लेकिन अभी तक वो स्तंभ हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। और हाल ही में जो लोग एटा गए होंगे, एटा में अभी हाल ही में मैंने एक स्तूप खोजा है। हमारा काम ही है खोजना, खोज के आप लोगों तक परोस देता हूं, ताकि उन चीजों से आप प्रेरणा ले लें। एक इतिहासकार या एक इतिहास का विद्यार्थी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। एटा में एक मोहल्ला है कटरा, जो लोग एटा के बारे में जानते होंगे। कटरा मोहल्ला जो है पूरा बौद्ध स्तूप पे बना हुआ है। पूरा का पूरा मोहल्ला बौद्ध स्तूप पे बना हुआ है। जब एटा के लोगों को हमने बताया तो वो लोग बहुत परेशान हुए कि हम लोग तो उस मोहल्ले से न जाने कितनी बार आए गए, बहुत से लोग उस मोहल्ले के निवासी भी थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारा ध्यान कभी गया ही नहीं। तो ये चीजें होनी चाहिए, आपका ध्यान जाना चाहिए। पूरी दुनिया का ध्यान इधर है, लेकिन आपका ध्यान किधर है? आपका ध्यान कहां होना चाहिए? इधर होना चाहिए। भाई छत्तीसगढ़ के आदमी को पता है कि एटा के कटरा मोहल्ला में जो ऊंची भूमि है जिसपे एक बसाहट है, और उसके बगल में बहुत बड़ा तड़ांग, बहुत बड़ा एक जलाशय है, जहां पे बौद्ध भिक्षुओं के रहने के बुद्ध विहार, और वो जलाशय जहां पे नित्य कर्म करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं की व्यवस्था थी, वो आज भी मौजूद है। तो ये दृष्टि हमें पैदा करनी पड़ेगी। और एक चीज बताता हूं आप लोगों को, इतिहास आप लोगों को पसंद है सुनना? यस, ठीक है। जिस समय मौर्यों की सेना इस रास्ते से गुजरती थी, जो अभी वर्तमान जीटी रोड है, तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य तो निश्चित ही बुद्धिज्म के अनुयायी थे। बहुत से लोग भ्रम में रहते हैं कि अशोक तो बुद्ध को मानने लगे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार लग रहा किसी अन्य धर्म के थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि बुद्ध से पहले 24 बुद्ध हुए थे। एक तो बुद्ध नहीं, 24 बुद्ध हुए थे। तो वो 24 बुद्ध, और ये भी तथागत बुद्ध भी चंद्रगुप्त मौर्य से पहले थे। और उन्हीं के परिपाटी में
बुद्ध के ही वंशजों की परिपाटी में कपिल वस्तु के ही लोग आके मौर्य नगर में बसे थे, जहां से ये चंद्रगुप्त मौर्य की परिपाटी निकलती है, जहां से मौर्य राजाओं की उत्पत्ति की बात कही जाती है। वही एक कबीला आके तो पाटलिपुत्र में बसता है और वो शासन में जाता है। तो उन लोगों को भी पता था, इसीलिए मौर्य वंश के बारे में आप कभी भी पढ़िएगा, 137 साल के शासन में कभी अत्याचारी शासक नहीं हुआ कोई भी मौर्य राजा। अभी लोधी साहब बता रहे थे दुनिया के इतिहास के बारे में कि एक ने थोड़ा अत्याचार किया तो दूसरे ने कहा कि रुको, इतना ज्यादा अत्याचार कर दें कि वो पनाह मांग ले, जैसा अभी भारत ने किया। पाकिस्तान क्या कर रहा था? थोड़ा थोड़ा अत्याचार कर रहा था भारत के ऊपर, कई सालों से थोड़ा थोड़ा अत्याचार कर रहा था भारत के ऊपर। कौन? पाकिस्तान। तो भारत ने कहा रुक रुक, मैं बताता हूं अत्याचार होता क्या है। तो भारत ने कस के अत्याचार कर दिया, अब वो पनाह मांगने लगा। कहीं आप लोग भी ये फार्मूला मत अपनाइएगा किसी पे। आप लोग लोकतंत्र में हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो जो आपके ऊपर अत्याचार करेगा तो कहीं आवेश में आके ज्यादा अत्याचार मत कर दीजिएगा। निर्देश तो नहीं है सर, लेकिन एक निवेदन ही है, क्योंकि आज जो हमने देखा है यहाँ की फिजा, तो हमें लगा कि उस उत्तरा पथ के कुछ सैनिक यहीं रुक गए क्या मौर्य सेनाओं की। समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? जो डीजे पे मैं देखा हूं बच्चों का जोश खरोश, तो मैं बड़ा डर रहा था। मैं किसी से पूछ भी रहा था, ध्यान नहीं आ रहा, यहीं के लोकल से पूछा कि ये लोग, क्योंकि वो लोग सैनी भी लिखे हुए थे कुछ ऐसा बोर्ड पे, तो मैं बोला ये सेनाएं ही सैनी लिखी है, ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा था कि मौर्य सेनाओं में जो लोग परंपरागत रूप से सैनिक बनते गए वो लोग सैनी लिखने लगे। तो क्या उनमें से कुछ ऐसा गांव यहाँ है क्या जो आज भी उसको फॉलो करता है, वही ये लोग कूद रहे हैं? बोले पता नहीं सर, हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो एटा का जो शहर है वो भी बुद्ध बिहार पे बना हुआ है। वहां एक कैलाश मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। हमने जब उस मंदिर के बारे में अध्ययन किया तो हमने ये पाया कि ये जगह शाक्यों की जगह है, और उस मंदिर के बगल में बहुत बड़ा जलाशय है। कुछ लोगों से हमने पता करने का प्रयास किया तो बोले ये कब का है, हमें भी नहीं पता। तो हमने कहा ये बुद्ध काल का है। तो अभी मैं एक बात और छूट रहा था, उसे मैं चर्चा कर देता हूं कि जब मौर्यों की सेना उत्तरापथ का मार्ग अपनाती थी और दिल्ली के रास्ते होकर काबुल और कंधार तक जाती थी, तो भाई मौर्यों की सेनाओं में मांसाहार बंद कर दिया था, पूरी तरह वर्जित। तो अशोक के समय में हो गया था कि नहीं हो गया था? तो भाई उन सेनाओं के लिए शाकाहार की व्यवस्था किसको करनी पड़ेगी? साग सब्जी की व्यवस्था किसको करनी पड़ेगी? राजा ही उत्तरदायी है, उसका सेनापति उत्तरदायी है। तो अगर हम सिरपुरा में आए हैं और किसी चीज की जरूरत हमें पड़े तो सबसे पहले हम किसको टच करेंगे, किससे पूछेंगे, किससे मांगेंगे? जिसे हम जानते हैं। उसी समय मौर्य सेनाओं के जो करीब लोग थे उनको राजा ने निर्देश दिया कि जितने भी हमारे मार्ग हैं, राष्ट्रीय मार्ग हैं, उनके किनारे किनारे शाकाहार वाले गांव बसाए जाएं। और आपके एटा शहर के बगल में एक भगीपुरा गांव है ना, वहां शाक्यों का गांव है। 12 बीघा कुशवाहा लिखते हैं, ठीक है, परंपरा है जो लिख ले। और जब मैं शाक्यों या कुशवाहों की बात करता हूं तो कोई जाति विशेष से इसका अर्थ ना समझे। वो लोधी भी हो सकता है, वो यादव भी हो सकता है, वो सारे वर्ग हो सकते हैं जो कृषि कर्म करते हैं, क्योंकि ये सभी लोग समय के अनुसार बदल गए। और शाक्य कोई जाति नहीं है, उस भ्रम में यहां लोग न रहे। शाक्य एक संस्कृति है।
जैसे कोई ब्राह्मण या पंडित कह देने से वो विद्वान नहीं हो जाता, वैसे ही शाक्य कह देने से आप शाक्य संस्कृति के नहीं हो सकते हैं। अगर आप शराब पीते हो, व्यभिचार करते हो, झूठ बोलते हो, सही मार्ग नहीं अपनाते हो, तो आप शाक्य नहीं है। शाक्य एक संस्कृति है। कोई भी व्यक्ति शाक्य हो सकता है अगर वो पंचशील का पालन करे, त्रिशरण को अपनाए, अष्टांगिक मार्ग को अपनाए, तो वो शाक्य है। क्या फर्क पड़ता है वो किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, कहां का रहने वाला है, छत्तीसगढ़ का है कि उत्तर प्रदेश का है कि बिहार का है कि दिल्ली का है। संस्कृतियां तो ऐसे ही चलती हैं। अगर कोई मुसलमान है, अगर उसके पास मुसल्ले ईमान नहीं है, तो क्या मुसलमान है? नहीं। तो उसी तरह अगर शाक्य की परंपरा को आप लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उस गौरवशाली अतीत के हिसाब से अपने व्यवहार में उसको पंडित कीजिए, उसको उतारिए। तो ऐसा ये क्षेत्र है एटा और कासगंज, जहां पे तथागत बुद्ध की देशनाएं गूंज रही थी। जब ह्वेनसांग और फाहियान यहाँ पे आए तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे तो गांव के गांव लोग बुद्ध को मानते हैं। उन्होंने अपने डायरी में मेंशन किया कि फाहियान ने तो ये मेंशन कर दिया कि हमें बुद्ध के अलावा इस भारत में कुछ मिला ही नहीं। आज तो आप लोग बहुत तरह की चीजें देखते होंगे, बहुत तरह की उपासना आप भी करते होंगे, हो सकता है, लेकिन ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में उस जमाने में लिख दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं था। फाहियान ने भी यही लिखा। कई जगह उसको कुछ समस्याएं दिखी, लेकिन उसका भी यही मानना था कि या तो यहाँ थेरवाद है या तो महायान है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब आते हैं आधुनिक भारत में बुद्ध की बात को हम लोग कैसे अंगीकार करें, कैसे स्वीकार करें। हमने तो प्रेरणा का स्थल दिखा दिया कि भाई जो ये जीटी रोड है या जो कासगंज है, चाहे वो वैरंजा हो या तरंजी खेड़ा हो या चाहे वो शंकिसा हो या विल्सण हो, ये सभी जगह बुद्ध से जुड़ी हुई। सोरो है। मैं सोरो का नाम इसलिए नहीं ले पा रहा हूं कि मैं सोरो स्वयं नहीं गया हूं, और ये हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है, हमें जाना चाहिए। और मैं तो निवेदन करूंगा सिरपुरा के साथियों से कि सोरो जल्दी हम लोग जाएं। तो जब भाई देखिए, मेरी जिम्मेदारी वहीं तक है जहां हमने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता ना किसी संस्कृति, सभ्यता या पुरातात्विक स्थल के बारे में। अभी हमने अपनी बात में एक पुरातात्विक स्थल एक शब्द का प्रयोग किया, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसे हम लोग जानते हैं कि कोई भी जगह पुरातात्विक स्थल है। इस पुरातत्व का मतलब ही है जहां पे पुराना तत्व हो, पुरानी चीज जहां पे है वही पुरातत्व है। उसको अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग पहचानते कैसे हैं? तो माताएं यहां बैठी हैं, बहनें भी बैठी हुई हैं। जैसे आप लोग कोई ज्वेलरी या कोई गहना होता है, जब सोनार के पास जाती हैं तो कहती है ना कि ये डिजाइन बहुत पुरानी है, डिजाइन नई डिजाइन का कोई दिखाओ, कोई ऐसा हार दिखाओ, कोई ऐसा कंगन दिखाओ या कोई भी ज्वेलरी जो नई डिजाइन का हो। तो आप कैसे जान गए कि कौन सा पुरानी डिजाइन है और कौन सा नहीं? क्योंकि आपको पुरानी डिजाइन का एहसास है, तभी तो आप नई डिजाइन के बारे में जाने। या जो युवा कोई कपड़ा खरीदने ही जाता है तो कहता है कि भाई हमें ये डिजाइन नहीं, ये नई वाली डिजाइन चाहिए। उसी तरह पुरातत्व विभाग में हम लोगों ने ये पढ़ा है, किसी भी जगह के बारे में, किसी भी बिल्डिंग के बारे में, किसी भी सिक्के के बारे में, या हमारे जीवन में जो उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, बर्तन हैं, कपड़े हैं, कुछ भी चीज जो हम उपयोग करते हैं वो नया है या पुराना है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। कौन सी वस्तु आज से 1000 साल पहले उपयोग में लाई जाती थी, या कौन सी वस्तु बुद्ध काल में उपयोग में लाई जाती थी,
या कौन सी वस्तु मौर्य काल में उपयोग में लाई जाती थी। और यहां तक कि मौर्य काल की ईंटों की एक विशेष बनावट थी। उस बनावट में अगर कहीं भी कोई बिल्डिंग मिलेगी तो हम लोग जान जाते हैं कि यह मौर्यकालीन संरचना है। बुद्धकालीन समय की एक विशेषता है कि जो बौद्ध भिक्षुओं के पात्र हुआ करते थे वो एक विशेष कलर के काले रंग के मृदभांड होते थे, पॉटरी होती थी। उससे पहचान लेते हैं कि ये जगह बुद्धकालीन जगह है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम कैसे जानते हैं कि कोई भी जगह बुद्ध के समय की है या मौर्यों के समय की है या गुप्त काल की है, कुषाण काल की है या आधुनिक भारत की है। ऐसे ही हम लोग समझते हैं। तो आधुनिक भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को बुद्ध नहीं दिखे, अशोक नहीं दिखे। यहां उनको क्या दिखा? यहां उनको डमरू बजाता हुआ, वो भालू नचाता हुआ एक जगह जगह घूम के मदारी वाला दिखा। तो उन्होंने अपने किताबों में लिख दिया कि भारत जो है सांप बिच्छुओं का और मदारियों का देश है। जानते हैं ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि भारत के लोगों से जब अंग्रेजों ने पूछा कि आपके भारत का इतिहास क्या है, तो यहां के लोग बोलते थे यही इतिहास है जो हमारे किताबों में लिखा है कि हमारे पास ऐसा यंत्र था, हम यहां से मारते थे वहां चला जाता था, ये होता था वो होता था, इतनी हजार लाख सेनाओं को हम एक तीर से मार देते थे, एक तलवार से न जाने कितने लोग मर जाते थे, हम लोग तो मंत्र से ही काम कर देते थे। ऐसा ऐसा लोगों ने बताया। तो अंग्रेज कहे कि यार ऐसा तो होता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, और हमारे देश में ये बात पहुंची नहीं है कि ऐसा होता है, ऐसा भारत के लोग करते हैं। तो ये चीजें जब चल रही थी तो अंग्रेजों को एक विशेष तरह के पत्थर की संरचना मिली, पिलर मिला जिसमें कुछ लिखा हुआ था। कहीं कंदराएं मिली जिसमें वैसा ही लिखावट थी जैसा वो पिलर पे लिखा हुआ था। कहीं कोई अभिलेख मिल रहा है, कहीं कोई शिलालेख मिल रहा है, कहीं कंदराओं में मिल रही है वो चीज, कहीं सुंदर सुंदर स्तंभों पे मिल रहा है। और ऐसे ऐसे स्तंभ, जैसे आप लोग संकिसा जाएंगे तो देखेंगे इतना सुंदर गज स्तंभ है, ऐसा लगता है कि हाथी अपने स्तंभ से निकल के चल पड़ेगा। जब आप लोग सारनाथ जाएंगे तो पाएंगे ऐसा सिंह है जैसे वो निकल के उस संग्रहालय से, उस म्यूजियम से आपको दहाड़ लेगा। उसकी नसें ऐसी फूली हुई, ऐसा गुर्राहट उसके बाल, जैसे देख के आपका मन प्रफुल्लित और साहसपूर्ण हो जाए। तो अंग्रेज बहुत परेशान थे इस आधुनिक भारत में कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी ऐसी कलाकारी करवा रहा है, ऐसे ऐसे सिंह बनवा रहा है, कहीं वो हाथी बनवा रहा है, कहीं वो वृषभ बनवा रहा है, कहीं वो कुछ बनवा रहा है। बहुत परेशान थे और ये भी जानते थे कि भारत को दुनिया के लोग विश्व गुरु कहते हैं। तो बुद्ध की खोज और अशोक का मिलन कैसे हुआ, मैं वो आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। तो जब अंग्रेजों ने कहा कि भाई यहां के लोग तो बता नहीं पा रहे हैं, तो अब उसकी छाप उन्होंने कार्बन छाप बनवाई, और कार्बन छाप बनवा के और जहां जहां भारत के पुराने संबंध थे उन जगहों पे उसको भेजा गया। श्रीलंका से भारत के पुराने रिश्ते थे, वहां भेजा गया। थाईलैंड से पुराने रिश्ते थे, वहां भेजा गया। चीन से पुराने रिश्ते थे, वहां भेजा गया। अफगानिस्तान भेजा गया, दुनिया के कई देशों में भेजा गया। लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आई। श्रीलंका से एक खबर आती है कि भारत का एक राजा और श्रीलंका के एक राजा दोनों मित्र थे। दोनों कभी मिले नहीं, लेकिन भारत के राजा के मन में इतनी आस्था थी, इतना विश्वास था अपने धर्म के प्रचार के प्रति कि उसने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका भेज दिया।
और उस प्रभाव से श्रीलंका का राजा तिश उस राजा अशोक से प्रभावित होके अपने नाम का सरनेम प्रियदर्शी रख लिया। और दुनिया का एकमात्र इतिहास ऐसा है जहां दो दोस्त राजा कभी मिले नहीं, लेकिन दोनों एक दूसरे के हो गए। वहां के राजा और भारत के राजा अशोक की चर्चाएं अंग्रेजों के काल तक श्रीलंका के आम जनमानस में गूंज रही थी। भारत के बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा की गाथाएं वहां के लोकगीत में हैं। जैसे आप लोग यहाँ लोकगीत में अभी महिलाओं ने, दिल्ली की महिलाओं ने गाया बहुत अच्छा बुद्ध की गीत, बेटियों ने बहुत अच्छा बुद्ध की देशनाओं को प्रस्तुत किया। वैसा ही राजा महेंद्र और बेटी संघमित्रा की गाथाएं वहां श्रीलंका में आज भी हैं। बुद्ध के गीत की शुरुआत होती है बुद्ध से, लेकिन अगर खत्म होती है तो वो संघमित्रा और महेंद्र की गाथाओं से खत्म होती है। तो अंग्रेजों ने जब यहाँ के अंग्रेज को ऐसा बताया तो बोले इसका मतलब भारत और श्रीलंका का रिश्ता बहुत पुराना है। तो वो वहां पे एक इंजीनियर थे जेम्स प्रिंसप, इस खोज को आगे वो बढ़ा रहे थे और यहाँ का अध्ययन कर रहे थे, यहाँ की चीजों का। और जेम्स प्रिंसप श्रीलंका से आज आते हैं इंडिया में और वो अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि अरे ये तो काबुल कांधार तक लिखा हुआ है, ये तो भारत के कोने कोने में लिखा है। लेकिन दानम शब्द को वो पढ़ने में सफल हो जाते हैं और उसकी प्रामाणिकता और भी तब हो जाती है जब उनको एक अभिलेख आरमाइक और खरोष्ठी यानी दो लिपियों में लिखा हुआ एक ही अभिलेख जब उनको कांधार से मिलता है, काबुल से मिलता है, तब जाके वो चीजें प्रमाणित हो जाती हैं कि ये जो अभिलेख लिखवाया है वो कोई और नहीं बल्कि भारत का राजा अशोक। तब अंग्रेजों के सामने एक और चुनौती आई कि ये पागलपन, ये उन्माद, ये साहस, ये शौर्य कहां से अशोक को मिला। तो उस अभिलेख को पढ़ते पढ़ते अंग्रेजों ने यह भी पढ़ा कि भारत का राजा अशोक के मन में ये जो श्रद्धा जगी वो किसी और से नहीं बल्कि तथागत बुद्ध से जगी। तब अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा, इसका मतलब इसीलिए भारत सोने की चिड़िया का है। सोने की चिड़िया किसी और कारण से नहीं बल्कि तथागत बुद्ध के विचारों और मौर्य राजाओं के नैतिक शासन की वजह से। मौर्य राजाओं ने कभी भी अपने प्रजा के ऊपर जबरदस्ती कोई कर नहीं थोपा, जबरदस्ती कोई नियम नहीं बनाए, जबरदस्ती उनको नौकरियों से नहीं निकाला, जबरदस्ती उनके ऊपर जाति या धर्म देख के या क्षेत्र विशेष देख के अत्याचार उन्होंने नहीं किया। इसीलिए वो समय सोने की चिड़िया वो देश उस समय कहा गया। अंग्रेजों को पता चल गया कि भारत में बुद्ध है। अब दुनिया के अंग्रेज, देखिए बुद्धिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हर समय बुद्धिज्म नया होता है। उस समय फिर एक और चैलेंज उनको मिला कि श्रीलंका के एक अनागरिक धम्मपाल व्यक्ति थे। वो जब बुद्ध की खोज में भारत आए तो वो सबसे पहले पता किए कि बोध गया जगह कहां पे है। तो बोध गया को खोजने के लिए उन्होंने बताया नदी का नाम, निरंजना नदी। अंग्रेजों ने कहा कि हमारे तो लेखनी में कहीं निरंजना नदी है ही नहीं, क्योंकि साजिशकर्ताओं ने तो उसका नाम क्या कर दिया था, फल्गु नदी। नाम बदल दिए जाते हैं, नाम बदलने की परंपरा उन्हीं लोगों की है जो आज भी नाम बदल रहे हैं। तो सचेत रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने निरंजना का नाम फल्गु किया वही आज लोग शहरों और कस्बों के नाम बदल रहे हैं। तो जब वो अनागरिक धम्मपाल आते हैं
और अंग्रेजों से पूरा डिटेल लेते हैं तो उनको कहीं भी निरंजना नदी नहीं मिलती है। 2-3 साल वो परेशान होते हैं और वैसी ही संरचना पे वो खोज करते हैं और पाते हैं लास्ट में कि ये बोध गया यहीं पे है। और उस बोध गया की जब वो खोज कर लेते हैं तो उस जमाने में आज जैसा रोज आ और जा नहीं सकते। एक बार आए श्रीलंका से और जब चले गए तो दोबारा आने में आपको 1 साल का समय लग जाता था ना। तो ऐसा करते करते जब वो तिबारा आए तो देखे कि उस बुद्ध विहार पे किसी खास धर्म वालों का कब्जा हो गया। उससे पहले उसका कब्जा नहीं था क्योंकि खोजा ही इन्होंने था। और वो तो लिखते हैं कि जब उन्होंने खोजा था तो उसको बहुत विशाल खंडहर के रूप में पाया। उसके ऊपर न जाने कितनी झाड़ियां कितने पेड़ जमे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने खोजा तो उसको साफ सफाई करने में बहुत मेहनत किया और बहुत से लोगों ने दान दिया, तब जाके उसका जीर्णोद्धार हुआ। और जब जीर्णोद्धार हो गया तब जो व्यापारी वर्ग है बहुत तेज होता है ना, उसको लगा अब यहीं से कमाई शुरू होने वाली है। तो वो चले गए श्रीलंका और इधर वो कमाई शुरू कर दिया। और जब दोबारा आए तो देखा कि अरे यहां तो किसी और का कब्जा हो गया। तो जिस जमीन के वारिस नाकारा हो जाते हैं या गुमनाम हो जाते हैं, वो जमीन ऐसे ही क्या है, किसी के कब्जे में चली जाती है। चाहे वो जमीन हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपका महल हो, चाहे आपकी संस्कृति हो, सब कुछ आपकी गिरवी है। और आज हम लोग यहां बहुत खुशी से बैठे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। और मैं उन बच्चों को ये कहना चाहता हूं जो डीजे के आगे डांस कर रहे थे कि आप अपने घरों की संस्कृति को सजोइए, नहीं तो आप यहां झूमते रह जाएंगे और घर की संस्कृति पे किसी और का कब्जा हो जाएगा। जब तक आप अपने घर की संस्कृति को नहीं बदलेंगे, डीजे में आप 2 साल नाचेंगे, 4 साल, इसके बाद आप कमाने दिल्ली, बंबई या कलकत्ता पहुंच जाएंगे और फिर आने वाली पीढ़ी 10 साल बाद फिर आपके घर की डांस करेगी। तो जरूरी यह है कि हम अपने घर की संस्कृति को जरूर बदलें, और अगर नहीं बदल पाएंगे तो ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। तो इस तरह से बुद्ध और अशोक की मुकम्मल खोज पूरी हुई और बुद्ध और अशोक यहीं नहीं रुके। जब भारत का संविधान बन रहा था, अभी पूर्ववक्ताओं ने बताया कि कितना अच्छा बुद्ध के सिद्धांतों को उसमें लिया गया। राजा अशोक की बहुत से प्रशासनिक कार्यों को जो संपादित करते थे, जो जो अधिकारियों की नियुक्ति होती थी, वैसे वैसे अधिकारी आज भी हैं। लेकिन अगर वो चेतना नहीं रहेगी तो अधिकारी काम नहीं कर पाएंगे। 5 साल बाद जो सरकारें बदलती हैं, या आप लोग जो सरकारी नियमों को जानते होंगे, जो अधिकारियों का तबादला हर 3 साल पे हो जाता है, ये परंपरा मौर्य राजाओं की परंपरा है। पासपोर्ट जो आप लोग देखते हैं, पासपोर्ट, आपके गांव में आने के लिए क्या हमें पासपोर्ट की जरूरत लगी? क्या नहीं लगी। आप हमारे गांव आएंगे तो भी नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही विदेश का व्यक्ति आएगा, पासपोर्ट लगना शुरू हो जाएगा। राजा अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य से पहले दुनिया की जितनी भी सेनाएं या लोग जाते थे तो मैक्सिमम या तो व्यापारी या आक्रमणकारी होके जाते थे। तो व्यापारी का क्या सम्मान करना है और आक्रमणकारी का क्या सम्मान करना है? किसी सम्मान की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर विदेशों से हमारा मित्र आ रहा है तो उसके सम्मान की जरूरत पड़ेगी। उसी समय राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने यह विचार किया कि जब विदेशों से हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो आक्रमणकारी हैं या व्यापारी हैं या हमारे मित्र हैं, तो उसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था पासपोर्ट की शुरू की। और आज के समय में भी जब आप जाएंगे बनारस तो वहां पे पासपोर्ट कार्यालय था, और उस पासपोर्ट कार्यालय से कोई विदेशी मेहमान राजकीय है या व्यापारी है या आक्रमणकारी है वो निश्चित हो जाता था, तब वो पाटलिपुत्र पहुंचता था।
तो पासपोर्ट की जो व्यवस्था आप लोग देखते हैं वो मौर्य राजाओं की व्यवस्था है। बहुत सी चीजें हैं बताने के लिए, बहुत सी चीजें हैं कहने के लिए कि न जाने कितनी व्यवस्था है, लेकिन हम उस व्यवस्था में कहां हैं। बुद्ध के क्वांटम थ्योरी को लेके साइंटिस्ट अभी उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अभी पिछले साल मैं दिल्ली के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में था। वहां पे दुनिया के लोग इस बात पे विचार और मंथन कर रहे हैं कि बुद्ध के जो विपश्यना है उसमें ऐसा क्या है जो क्वांटम थ्योरी को प्रभावित कर रही है, इंसानों के मस्तिष्क को तो शांत कर रही है, ये सब लोग जान गए हैं, लेकिन क्वांटम थ्योरी को कैसे वो रेगुलेट कर रही है ये अभी उनका रिसर्च चल रहा है। वो अभी पेपर प्रेजेंट किए थे उस साल। इस साल फिर वो आने वाले हैं। अभी उनसे मेरी बात हुई तो बताया फिर इस साल आने वाले हैं। कुछ उन्होंने नया शोध किया। शोध करना चाहिए था हमको, लेकिन शोध वो कर रहे हैं। क्योंकि हम कहां गुम हो गए, हम तो लोगों की बुराइयों में गुम हो गए, लोगों की आलोचनाओं में गुम हो गए। दूसरे लोगों ने जो रास्ता दिखाया हम उस रास्ते पे चल पड़े, जो हमारे पूर्वज ने रास्ता दिखाया, जो भारत के महान व्यक्तित्व ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते से हम भटक गए। हमने जातियों को खोजना शुरू किया, धर्म को खोजना शुरू किया, क्षेत्र को शुरू कर दिया खोजना। हमने दुश्मनों की खोज शुरू कर दी, मित्रों की खोज बंद कर दी। होना क्या चाहिए था, मित्रों की खोज होनी चाहिए थी, लेकिन हम दुश्मनों की खोज में लग गए, हम लोगों की बुराई में लग गए। जो बच्चियां यहां बैठी हैं या जो बच्चे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि जब भी आप अपने घर में जाएं तो आप अपने परिवार का ही अध्ययन करें कि आप या आपके माता पिता या बड़े भाई जब भी बात कर रहे हैं तो क्या उसमें किसी की आलोचना है या सकारात्मक बात है। तो आप पाएंगे कि 80% जो बातचीत का जो क्रम है उसमें आलोचना ही आलोचना है। तो भाई जब आलोचना करेंगे तो आप आलोचित व्यक्ति रहेंगे, आप निगेटिव व्यक्ति रहेंगे। लेकिन जब आप सत्कर्म करेंगे, बुद्ध के विचारों को मानते हुए आगे बढ़ेंगे, तब आप क्वांटम थ्योरी की खोज करेंगे। और जो लोग बुद्ध के सबसे बड़े प्रबल विरोधी थे, वो आज भारत में ही नहीं दुनिया में घूम घूम के बुद्ध का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जानकारी है इसकी आप लोगों को? नहीं है। तो आपका जो दुश्मन है इतना बहुरूपिया हो गया है कि आने वाली पीढ़ियों में आपके बच्चों को फर्क ही नहीं समझ में आएगा कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, क्योंकि वो तो आपसे ज्यादा जानकार हो गया। वो तो बढ़िया बढ़िया बुद्ध मंदिर बना रहा है और आप कोई और धर्मस्थल बनाने में लगे हैं। वो जाके बोध गया में, कुशीनगर में, सारनाथ में हर बुद्ध पूर्णिमा पे, हर किसी बौद्ध त्योहार पे वो नमन कर रहा है और आप कहीं और आनंद ले रहे हैं। तो आने वाले समय में दुनिया के लोग उन्हीं को बौद्धिस्ट मानेंगे, आपको नहीं मानेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि जब भी कोई तथागत बुद्ध से संबंधित या कोई महापुरुष से संबंधित पर्व आए तो अपने घर में जरूर सेलिब्रेट करेंगे। अगर अपने घर में आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो दुनिया के लोग आपको नकली ही समझेंगे, क्योंकि आप तो नकली ही हैं। तो बातें बहुत सी हैं। असली और नकली से अगर बचना है तो भाई बुद्ध के रास्ते पे चलना पड़ेगा। नहीं तो हमें कोई गुरेज नहीं है कहने में कि भाई कौन असली है और कौन नकली है। पहचान तो सबकी है हमें। हम तो 1000 साल 2000 साल पुरानी चीजों को देख के पहचान लेते हैं, आप लोग तो फिर भी नए हैं। मैंने तो कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी इन इलाकों का बहुत अध्ययन किया है। पुरातात्विक भी अध्ययन किया है हमने, सामाजिक भी अध्ययन किया है और अभी अध्ययन ये जारी है। अभी हमारे डॉक्टर साहब शायद चले गए। जो कुर्बानियां और जो त्याग आज से 20 साल 50 साल पहले जो यहाँ के लोगों ने दिया, वो त्याग और परिश्रम आज के युवा नहीं कर रहे हैं। वो परिश्रम करना पड़ेगा हमें।
तब जाके हम तथागत बुद्ध की देशनाओं को फिर से पूरी दुनिया में आगे बढ़ा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय दीपक मौर्य जी, हमारे जीवन खोजी दीप बाबा के मौर्य लिए। जी। सभी लोग YouTube चैनल खोजी बाबा जरूर